हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के बारे में कि आपका एक पार्टिकल है और वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के अंदर है। बट यहाँ हमने एक स्पेशल कंडीशन की बात की थी और उस स्पेशल कंडीशन में हमने कहा था कि आपका जो पोटेंशियल वेल है ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर 0 से a तक इसको लिया था, बट इस पोटेंशियल वेल को मैं यहाँ पर सिमेट्रिक ले रहा हूँ और सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में ये -a है और ये +a है और ये इसका रेफरेंस पॉइंट मिडिल पॉइंट है 0। मतलब कि इसके इस साइड अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो और इसके इस साइड पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो, अगर आप v - x भी करते हो तो वो अगेन vx के इक्वल आता है। आप -a रखोगे, भाई हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो पार्टिकल की वो v0 है और इसके बाहर और इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिटिव है। और उसके लिए हमने यहाँ सिमेट्रिक कंडीशन के लिए हमने दो वेव फंक्शन यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए थे। वो वेव फंक्शंस थे आपके पास में sin nx दैट्स इक्वल टू दिस फॉर n इज इक्वल टू 135 एंड sin mx दैट्स इज इक्वल टू 1/√a sin n pi x अपॉन में 2a और n इज इक्वल टू 246 के लिए। अब हम यहाँ से इसके लिए आइगेन फंक्शंस निकालने के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ आइगेन वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ हम आइगेन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो आइगेन वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हमने कहा था कि k इज इक्वल टू आपके पास में था, पहले मैंने इसको लिया था और मैंने कहा था जो k की वैल्यू थी वो थी आपकी कितनी, यहाँ पर मैंने k की वैल्यू तो रख रखी है, ये n पाई अपॉन में 2 है ना, n पाई अपॉन में 2a और ये किसके लिए थी, 135 के लिए थी। और फिर मैंने कहा था कि k इज इक्वल टू n पाई अपॉन में 2a, क्योंकि वहाँ पर मैंने ये कहा था कि n इज इक्वल टू 2n डैश, वहाँ n डैश आया था और n डैश 1 रखूँगा तो 2 1, 2 रखूँगा तो 4, 3 रखूँगा तो 6, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर किसके लिए आ रही है, ये 246 के लिए आ रही है। तो अपन आइगेन जो आपकी एनर्जी वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए इसकी उन दोनों कंडीशंस को अपन मिक्स करते हैं और मैं लिखता हूँ k इज इक्वल टू n पाई अपॉन में 2a और 4 इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 आगे तक चलता रहेगा। ये इन दोनों कंडीशन को अपन मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके इस k की फाइनल वैल्यू को मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कहता हूँ। अब हम ये भी जानते हैं कि जो एनर्जी होती, जो पार्टिकल इस रीजन के अंदर है, उस रीजन के अंदर जो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो कितनी है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम p² है ना। और यहाँ से अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, E बराबर हाफ mv² को P बराबर mv रख के पुटअप करके हम इसको प्रूव करते हैं। बट P इज इक्वल टू क्या होता है, आपका जो P इज इक्वल टू होता है वो होता है h क्रॉस k, जिसको अपन अपने आइगेन ऑपरेटर की बात की थी, है ना। उस ऑपरेटर के लिए अपन इसको P बराबर h क्रॉस k इसको लिखते हैं, हम जानते हैं। तो h क्रॉस k में अगर यहाँ पुटअप कर देता हूँ तो E इज इक्वल टू जो मुझे मिलता है वो मुझे मिलता है h क्रॉस स्क्वायर k² अपॉन में 2m और इस k की वैल्यू को मैं इसमें पुटअप कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से जो E बराबर मिलता है ना वो हो जाता है कितना, ये मिलता है h कट स्क्वायर इंटू ये बनता है n² पाई² अपॉन में कितना है 2 और ये 4 और ये हो जाएगा आपका कितना 8, है ना। बिल्कुल ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर रहा हूँ मैं, तो 8ma², ये वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलती है। इस वैल्यू जब मैं रखता हूँ तो ये तो इसका स्क्वायर होने से 4 और 2 और ये ma² मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से k की वैल्यू मैंने पुटअप कर देता हूँ इसमें और ये मुझे ये वैल्यू मिल जाती है, मतलब n² पाई² अपॉन में 4a², 4 दूना 8a² हो जाएगा। ये आपकी nth जो आपका एनर्जी वैल्यू है वो nth एनर्जी वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड आउट हो जाती है। इसको अपन नाम दे देते हैं, जैसे कि वहाँ हमने इक्वेशन नाम दे के छोड़ा था तो उसके बाद में हम इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं कि ये आपकी जो है इक्वेशन नंबर, ये जो है आपकी 13 है, ये 17 है एंड वो इक्वेशन 13 थी। ये इक्वेशन हमने 13 कही थी, ये इक्वेशन हमने 17 कही थी। तो इस प्रकार से अपन जो है यहाँ से इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 18th इक्वेशन मुझे मिल जाती है। अब मैं यहाँ इसमें n की डिफरेंट वैल्यू पुटअप करता हूँ। n की डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे क्या होता है कि यहाँ पर जो है अगर मैं कर्व खींचता हूँ ये आपकी एनर्जी आइगन वैल्यू आती है, ये कहलाती है हमारे पास, ये एनर्जी आइगन फंक्शन आते हैं इस पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इन्फिनिटी वेल के लिए और ये एनर्जी आइगन वैल्यू आती है En दैट्स इज इक्वल टू इतनी वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 1 2 3, ये आपकी n की वैल्यू यहाँ से मुझे बिल्कुल मिल सकती है और n बराबर 1 रखूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी, n बराबर 2 रखूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी। इसका मतलब एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि एनर्जी इस वन डायमेंशनल इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल के लिए जो सिमेट्रिक है उसके लिए जो एनर्जी होती है वो भी क्या होती है आपकी क्वांटाइज्ड होती है।
है ना, मतलब कोई यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यूज हमें मुझे इसकी मिलती है इस एनर्जी वैल्यू के लिए। इसके लिए अपन कर्व खींच सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं कर्व खींचना चाहूँ यहाँ से, जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट आइगन फंक्शंस के लिए मैं कर्व खींचता हूँ, यहाँ से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। जैसे मैं कर्व खींचता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास में इस तरह से कर्व की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कर्व खींचता हूँ आपका यहाँ से, मैं एनर्जी आइगन फंक्शन लेता हूँ और एनर्जी की वैल्यू रख देता हूँ n इजिकल टू 1। यहाँ पर पुट करता हूँ मैं इसमें, और पुट करता हूँ n इजिकल टू 1, तो मुझे मिलता है E1 दैट्स इजिकल टू n इजिकल टू 1 होने पर कितना मिलेगा, h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में 8m a स्क्वायर, ये चीज़ मुझे मिलती है। ठीक है ना, n इजिकल टू 1 रखने में मुझे ये वैल्यू एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी की आइगन वैल्यू मुझे मिल जाती है यहाँ पर। बट यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इस वाले n इजिकल टू 1 के लिए मैं फंक्शन ये यूज़ करूँगा क्योंकि 135 की बात हो रही है यहाँ पर, और n इजिकल टू 2 के लिए मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंडीशन कौन सी कंडीशन है, नॉन डीजनरेट कंडीशन है। भाई आपको डीजनरेट कंडीशन के लिए बताया था मैंने कि यहाँ पर अगर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए आइगन वैल्यू हमेशा एनर्जी आइगन वैल्यू अगर सेम होती है, या एक ही एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट आइगन फंक्शन के लिए एनर्जी वैल्यू सेम होती है, तो हम यहाँ कहते हैं कि वो कंडीशन आपकी डीजनरेट अपभ्रष्ट कंडीशन कहलाती है। बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जब मैं n इजिकल टू 1 रखूंगा तो इस फंक्शन को यूज़ करूंगा, n इजिकल टू 2 रखूंगा तो इस फंक्शन को यूज़ करूंगा। मतलब हर n की ईच वैल्यू के लिए मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आइगन फंक्शन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर आपकी कंडीशन कौन सी है, नॉन डीजनरेट कंडीशन है। ये एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स होते हैं, क्योंकि n की डिफरेंट वैल्यू के लिए एनर्जी आ रही है और एनर्जी के अलग अलग फंक्शंस हमें यहाँ पर यूज करने पड़ रहे हैं। नॉन डीजनरेट कंडीशन, एक तो ये अपन ने क्लियर कर लिया। अब अपन यहाँ पर कहते हैं कि n इजिकल टू 1 रखा है, तो n इजिकल टू 1 के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगा। तो मेरे पास ये तो आ गया आपके पास में एनर्जी लेवल E1 कह देता हूँ इसको मैं, n इजिकल टू फॉर n इजिकल टू 1 के लिए हो जाता है बिल्कुल। और यहाँ से जो है इसके लिए आइगन फंक्शन, चलो मैं आगे लिख देता हूँ, जो आइगन फंक्शन में इसके लिए यूज़ करने जा रहा हूँ ना, वो आइगन फंक्शन कौन सा होगा आपका, साइन x मतलब अंडर रूट 1 अपॉन में a इंटू कॉस ऑफ n पाई x अपॉन में कितना है ये 2a। ये बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक है, -a से +a तक है, और बीच में इसका एक रेफरेंस पॉइंट है 0 रेफरेंस पॉइंट, यही कहा था मैंने। अब मैं वैल्यू पुटअप करता हूं, मैं इस cos n पाई x है ना, इस cos n की जगह तो 1 रख दिया मैंने, तो उसके लिए ये फंक्शन यूज कर लिया, ऑब्वियस सी बात है, तो वो तो 1 हो जाएगा, और पाई x अपॉन में कितना हो जाएगा, ये आपका 2a बन जाएगा। हो गया बिल्कुल ये। अब x इजिकल टू इसमें -a पुटअप करता हूं सबसे पहले, तो cos और ये पाई और -a और अपॉन में कितना हो जाएगा ये 2a, और cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये बन जाएगा अगेन प्लस, और ये a से आपका है कैंसिल cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाती है 0। तो यहाँ -a के लिए यहाँ से इसका कर्व, मैं कर्व खींच रहा हूँ इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ये एनर्जी, भाई हम कह रहे हैं ना कि जब पार्टिकल चलेगा तो उसके साथ में अकॉर्डिंग टू श्रोडिंजर वेव मैकेनिक्स कि इसके साथ में एक वेव पैकेट होगा, और वेव पैकेट होगा तो वेव भी होगी, तो उस वेव को अपन यहाँ फॉर्म खींच रहे हैं कि वेव की फॉर्म कैसी होगी, तो ये वेव की फॉर्म आपकी यहाँ पर 0 हो गया। अब मैं यहाँ पर 0 पे आता हूँ, तो ये ठीक मिडिल पॉइंट ये ले लेता हूँ मैं, और इस मिडिल पॉइंट के लिए क्या करता हूँ कि मैं इसमें 0 पुटअप करता हूँ, या x की जगह जैसे 0 पुटअप करूँगा तो cos 0 हो जाएगा, पूरा का cos 0 की वैल्यू 1 आती है, और जब 1 को ऐड करूँगा तो 1 अपॉन अंडर रूट है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से इसकी मिल जाती है ऐसे यहाँ। और इसके बाद में वापस से +a पुटअप करता हूं मैं इसमें, मैं फिर से +a पुटअप कर रहा हूं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और +a और पाई बाई 2 बचेगा, वापस से 0। तो मेरे पास जो इसका जो कर्व आएगा वो कर्व कुछ इस तरह से कर्व आएगा इसका, ये आपका मीडिएटर पॉइंट है 0, इस 0 पर ये कंडीशन मुझे मिल जाती है। ठीक है, चाहो तो इसको अपन इस प्रकार से ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, ऐसे खींच दिया इसको मैंने, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, और ये मैंने यहाँ से इसको ऐसे, ये अपने पास में जो है
कर्व खींच रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं इसके लिए कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, n इज इक्वल टू 2 पुटअप करता हूँ मैं इसमें। तो n इज इक्वल टू 2 पुटअप करते ही क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पुटअप करूंगा इस इक्वेशन में, तो 2 रखूंगा तो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 2 रखने पर E2 मेरे पास निकलेगा, और E2 बनेगा क्या बनेगा आपका 4, और ये h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में a टाइम a स्क्वायर, ऐसा कैसा आएगा, और ये किसके इक्वल है, E1 के इक्वल है, तो E2 इज इक्वल टू 4 E1 रख दूंगा मैं। तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ ये अगली एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, ये E2 निकलेगी, और E2 कितनी हो जाएगी आपकी 4 E1 की इक्वल होगी, कब, जब n इज इक्वल टू आपका क्या हो 2 हो, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू होगी। और इसके लिए n इज इक्वल टू 2 के लिए ये आपका इवन वेव फंक्शन, तो इवन के लिए मैं ये वाला वेव फंक्शन यूज करूंगा, तो इसके लिए मेरे पास जो वेव फंक्शन होगा इस कंडीशन के लिए, और वो वेव फंक्शन बन जाएगा मेरे पास कितना, अंडर रूट में 1 अपॉन में a इंटू साइन ऑफ n पाई x अपॉन में 2 है। ये वेव फंक्शन मैं यूज करने जा रहा हूं, जो मैंने कहा था नॉन डिजनरेट है। 1 के लिए ये फर्स्ट, 2 के लिए वेव फंक्शन, तो एनर्जी लेवल नॉन डिजनरेट है। अब मैं इसके लिए यूज करता हूँ, इसके लिए मैं कर्व खींचता हूँ, बिल्कुल आपको कर्व कुछ किस तरह से होगा उसको अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ किस तरह से कर्व इसका आएगा इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको 4 पोर्शन में डिवाइड करता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ ये आपका 0 था, ये माइनस a था, तो ये बन जाएगा माइनस a/2 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा प्लस a/2, और ये हो जाएगा आपका अगेन फिर से प्लस a, होगा ना। अब मैं 0 पुटअप करता हूँ, तो सबसे पहले इसमें मैं पुटअप कर देता हूँ यहाँ पर जो है अंडर रूट में, चलो यहाँ कर देता हूँ मैं अंडर रूट 1 अपॉन a था, इसी में सिर्फ साइन को ले लेता हूँ क्योंकि वो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अंडर रूट 1 अपॉन a पर तो n इज इक्वल टू 1 का n इज इक्वल टू 2 रख देता हूँ, तो 2 रख दिया मैंने, तो ये 2 पाई होगा ना, और x अपॉन में ये बन जाएगा आपका 2 है, ऐसा आ गया है। अब इसमें x इज इक्वल टू, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ऑफ कितना बन जाएगा पाई x अपॉन में a। अब सबसे पहले इस x की जगह माइनस a पुटअप करता हूं मैं। जब x इज इक्वल टू माइनस a पुटअप करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस a रखते ही माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और ये तो a से कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है, तो ये तो आपका 0 वेव फंक्शन यहां से हो जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। मैं माइनस a/2 पुटअप करता हूं इसमें, तो x की जगह मैंने पुटअप कर दिया, यहाँ पर कितना है साइन ऑफ पाई तो था ही सही, अपॉन में a भी था, और माइनस a/2 मैंने पुटअप किया है, तो ये a से तो ये कैंसिल, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, नेगेटिव वैल्यू, और साइन पाई/2 मतलब 1। जब मैं इस वैल्यू को रखूँ तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट है, मतलब ये कर्व कुछ इस तरह से आपका यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा ना, नीचे की तरफ, हो गया ना। और फिर अगर मैं अगेन कहता हूं कि मैं अब 0 पुटअप करता हूं इसके, तो साइन 0 की वैल्यू फिर से 0 हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगा आपका, पूरा वेव फंक्शन ही 0 हो जाएगा फिर आपका। फिर मैं रखता हूं a/2, इसमें मैं a/2 पुटअप करता हूं, a/2 पुटअप करने से क्या होगा, a से a कटेगा, पाई/2, साइन पाई/2 मतलब 1 हो जाता है, तो ये आपकी 1 वैल्यू यहां से कुछ इस तरह से हो जाती है, ये 1। और इसके बाद में मैं फिर से प्लस a पुटअप करता हूं इसमें, तो कटेगा, a से a कटेगा तो साइन पाई मतलब 0, ये वैल्यू फिर से आपकी यहाँ पर 0 हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, ये कर्व ऐसा आता है। इसी प्रकार से अगर मैं n इज इक्वल टू 3 रखता हूं मैं, तो 3 के लिए क्या होगा, यहाँ 3 रखूंगा 9, तो मतलब ये जो एनर्जी लेवल आएगा ना मेरे पास में, ये बन जाएगा आपका 9E1, ऐसा होगा कुछ, ये E1 का 9 मल्टीपल हो जाएगा, कब, n इज इक्वल टू 3 के लिए, और 3 के लिए होते ही ये वेव फंक्शन यूज करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर n की जगह मैं 3 रख दूंगा, तो ये रख दिया मैंने, 3 रख दिया, तो 3 पाई अपॉन में 2a इंटू x। अब x की जगह मैं पुटअप करता हूँ सबसे पहले माइनस a, तो ये बन जाएगा 3 पाई अपॉन में 2a इंटू माइनस a हो जाएगा, और a से a क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कैंसिल, सबसे पहले 0 पुटअप करते हैं, काम माइनस से पुटअप किया है ना, a से कैंसिल, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस प्लस में बदल जाता है, और ये बनेगा 3 पाई/2, इतना ही रहेगा ये आपका, तो कॉस ऑफ 3 पाई/2, और कॉस 3 पाई/2 की वैल्यू अगर हम यहाँ से कहें तो n इज इक्वल टू 3 के लिए कॉस 3 पाई/2 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है, 0 के लगभग आसपास ही थी, अगर आप निकाल तो 0 के अप्रोक्सीमेट ही आएगी, तो अपन उसको 0 ही मानेंगे, तो ये 0 वैल्यू आपकी यहाँ हो जाती है। मैं इस पूरे के पूरे पोर्शन को 4 पोर्शन में डिवाइड करता हूँ, ये आपका हो जाता है माइनस का a/4, है ना। देखना यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, है ना, अपन लगभग उसको उस प्रकार से कह के चलेंगे,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड यहाँ पर अभी हमारा काम होने वाला है, क्योंकि मैं जब वैल्यू पुटअप करूँगा 3π/8 5π/8 ऐसी वैल्यूज़ बनेंगी। उसको सॉल्व करना तो इतना आसान काम नहीं होता है, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन की यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा 3π/2 की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी ये 0 के आसपास आती है, तो ये 0 आपका बन जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा बिल्कुल आपका। ठीक है, इसके बाद में अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये आपका हो जाता है 0, तो 0 आ गया। अब मैं यहाँ से इस x की जगह कितना रख देता हूँ, -a/4 रख देता, तो -a/4 मैंने रख दिया। -a/4 रखा तो a से तो a कैंसिल हुआ, और cos -θ इज टू cos θ, और ये 3π कितना बन जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए cos मैं इसको लिख दूंगा पाई माइनस 5π/8 लिख दूंगा बिल्कुल इसको मैं, तो वापस 3π/8 बन जाएगा। और cos 180 - θ इज टू क्या बनता है, माइनस का cos थीटा cos 5π/8 ये आ जाएगा आपका, मतलब नेगेटिव आ चुका है, मतलब ये कर्व आपका यहां से नीचे की तरफ जाएगा, और ये वैल्यू 5π/8 है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 112 डिग्री का एंगल आपका 112.5 डिग्री के आसपास का एंगल बनता है। तो ये वैल्यू अपने लिए क्या होती है, लगभग 0 के आसपास से अपन 90 के आसपास 90 से आगे बढ़ गए हैं, तो मतलब वही चीज़ हो रही है आपके, मतलब 90 से आगे फिर क्या घूम फिर के वापस से आपको 0 की तरफ ही आप इंडिकेट होते हो, और माइनस डायरेक्शन में इंडिकेट होते हो, अगर यहाँ पर आप अप्रोच होते हो, तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर होगी, और ये अपन लगभग इसकी वैल्यू जो होगी नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए ये डायरेक्शन, और इस समय इसकी 5π/8 के लिए इसकी वैल्यू इतनी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं इस x की जगह -a/2 पुटअप करूंगा, तो -a/2 पुटअप किया मैंने, इस a से तो ये कैंसिल cos -θ इज इक्वल टू cos θ हो जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा 3π ये बन जाएगा आपका 4, और मैं इसको लिख दूंगा कितना, मैं लिख दूंगा पाई माइनस π/4 हो जाएगा ना। cos 180 - θ इज इक्वल टू यहाँ से माइनस cos θ, बट यहाँ से भले ही माइनस आएगा, लेकिन ये वैल्यू π/4, मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो π/4 है ना, पहले आप फिर आप आगे बढ़ोगे π/2, तो cos π/2 की वैल्यू 0 हो रही, मतलब आप 0 की तरफ चलते जा रहे हो, इसका मतलब ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 के इससे तो कम होगी, और अप्रोक्सीमेट 0 के आसपास होगी। तो मैं इसको यहाँ से कुछ इस तरह से टर्न कर देता हूँ, और ये मिल करके यहाँ मिल जाता है आपका कर्व। ये फिर से अगर मैं वैल्यू 0 पुटअप करता हूँ, तो यहाँ x की जगह 0 कर दूंगा, cos 0 की वैल्यू 1 आ जाती है, तो ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाती है ऐसे। और उसके बाद वही फिर मैं +a/2 रखूंगा, तो वापस से वैल्यू वही यहाँ पर आएगी घूम फिर करके, है ना। फिर मैं रखूंगा -a/4, तो -a/4 के लिए फिर से वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, और ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, -a/4 को चाहे +a/4 रखो, ये आपकी वैल्यू cos -θ इज इक्वल टू +cos θ हो जाता है, बट ये इसके कारण से नेगेटिव हो जाता है अगेन। तो ये कर्व मुझे मिलता है किस फंक्शन के लिए, √1/a cos nπx/2a के लिए। इसी प्रकार से अगर अपन n इज इक्वल टू 4 रखता हूं मैं, तो ये मेरे पास 16e1 ये अगली फंक्शन आता है, और फिर से इस फंक्शन को मैं ये वाला यूज करूंगा, है ना, 4 के लिए ये वाला फंक्शन यूज करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास फिर से यहाँ पर कर्व आ जाए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके कर्व को खींच सकते हैं, और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि हर एनर्जी ईच एनर्जी लेवल के लिए यहाँ पर अलग अलग वेव फंक्शंस हमारे लिए यूज हो रहे हैं, अलग अलग वेव फंक्शन हमारे काम में आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल क्या है आपका, ये नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स है। साथ ही साथ एक चीज़ इसमें अपन और देख रहे हैं कि मैं अगर यहाँ पर बात कर रहा हूँ n की किसी वैल्यू के लिए, अगर आप आइगन फंक्शन की वैल्यू, आपके पास आइगन वैल्यू, आइगन एनर्जी या आइगन जो वैल्यू, आइगन एनर्जी वैल्यू ईच की ईच वैल्यू के लिए मेरे पास n-1 एंटी नोड्स, सॉरी नोड्स फाइंड आउट होते हैं। भाई हम पढ़ चुके हैं इसको छोटी क्लासेस में कि अगर आप किसी स्ट्रिंग को 2 बाउंड मीडियम से क्या कर दो, इसको कस के बांध दो, तो हम यहाँ से जब इसको वाइब्रेट करके छोड़ते हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको वाइब्रेट करने की पूरी फ्रीनेस होती है, और वहाँ पर हमेशा क्या बनते हैं आपके नोड्स बनते हैं, ट्रांसवर्स वेव बनती है इसमें से आपकी, चल के जाती है वापस लौट के आती है, और दोनों वेव क्या होती है, सुपर इम्पोज होती है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके मैक्सिमम क्या होते हैं, आपके वाइब्रेशन की कंडीशन में होते हैं, उनको बोलते हैं अपन एंटी नोड्स। और कुछ पॉइंट्स ऐसे बनते हैं इसमें जहाँ पर प्रेजेंट पार्टिकल को बिल्कुल भी वाइब्रेशन की फ्रीनेस नहीं होती, वहाँ पर हमेशा बनते हैं आपके नोड्स। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे, अगर मैंने n = 1 रखा है, तो n = 1 के लिए यहाँ से कर्व चालू हुआ और यहाँ खत्म हो गया,
और इन दोनों के बीच में ये कंडीशन हमें नहीं लेनी है, तो बाउंड्री कंडीशन आ गई और यहाँ पर तो इन्फिनिटी गई सी, तो अपन इसको कंक्लूड नहीं करने वाले हैं, अपन इसके बाद वाली कंडीशन कंक्लूड करते हैं। इन दोनों के बीच में मुझे एक भी नोड नहीं मिल रहा है, मतलब जब मैंने n की वैल्यू 1 दी है तो मेरे पास नोड्स कितने मिले हैं, 0 नोड्स मिले हैं। जब मैंने n की वैल्यू 2 दी है तो इन दोनों के बीच में जो मिनिमम इंटेंसिटी या मिनिमम एम्पलीट्यूड का पॉइंट कौन सा है, यही तो है। तो दो मेरे पास, एक क्या मिला है मेरे पास में, n इजिकल टू 2 के लिए मेरे पास में एक ही मुझे नोड मिला है यहाँ पर, है ना, एक ही नोड मिला है। n इजिकल टू 3 की अगर बात करूंगा तो 1 और ये 2 नोड्स मुझे यहाँ पर मिले हैं, तो n इजिकल टू 3 के लिए 2 नोड्स मिले, मतलब हमेशा एक कम मिल रहा है मुझे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आइगन वैल्यू n की ईच वैल्यू के लिए हमारे पास में यहाँ पर n-1 नोड्स हमें फाइंड आउट होते हैं। अगर एंटी नोड्स की बात कर लें तो n बराबर 1 के लिए एक एंटी नोड है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का पॉइंट। n इजिकल टू 2 के लिए 1 और 2 एंटी नोड्स हैं। n इजिकल टू 3 के लिए 1, 2 एंड 3 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के पॉइंट, 3 एंटी नोड्स है मेरे पास में, बट नोड्स की क्वांटिटी हमेशा लेस देन 1 चल रही है। तो एक चीज अपन यहां से इस प्रकार से इसको कह सकते हैं। अगेन हम यहां से कहें तो हमारे पास में यहां जो ऑर्थोगोनलिटी की एक बात कर लेते हैं इसमें, कि यहां पर अपन ये कह रहे हैं कि यहां पर हमारे पास दो फंक्शन है ना, इसको साफ कर देता हूं मैं। यहां पर हमारे पास दो वेव फंक्शंस हैं, ये दो वेव फंक्शन है साई एन एंड साई एम। अगर मैं यहां पर ऑर्थोगोनलिटी की बात करूं तो ऑर्थोगोनलिटी होती क्या है। अगर हमारे पास दो फंक्शन है साई एन एंड साई एम, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और साई एन का स्टार लेके साई एम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और ये जीरो आ जाए, कब, जब n इज नॉट इक्वल टू m, n और m की वैल्यू बराबर नहीं है, n की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी आपको ऐसी कंडीशन के लिए। तो अगर इसका इंटीग्रेशन इस रेंज के लिए 0 आ जाए तो ये दोनों फंक्शंस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होते हैं। अब हमारे पास रेंज क्या है, हमारे पास रेंज है -a से +a के बीच की रेंज है। तो मैं इनका करता हूं यहां से, तो -a टू +a मैं इसका स्टार लेता हूं, साइन का स्टार, तो इसमें स्टार का कोई फर्क पड़े, स्टार मतलब इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूं। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, स्टार लूंगा तो यहां पर तो कोई आपका आयोटा जैसे टर्म कुछ है नहीं, अगर होती भी तो भी cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज के लिए, ठीक है ना। ये अपन dx के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं किसी एक डायरेक्शन, dv टोटल वॉल्यूम के लिए बोल रहा हूं, और मेरे पास अभी मैं 1 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं इसलिए इसको dx कह दूंगा मैं। तो यहां से अगर मैं इसको करता हूं तो 1/√1/a, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये भी एज इट इज रहेगा, cos ऑफ कितना रहेगा n पाई x अपॉन में कितना रहेगा, ये 2a रहेगा, और इंटू √1/a साइन m कितनी है आपकी, वो है साइन ऑफ कितना है n पाई x अपॉन में 2a, और किसके रेस्पेक्ट में, 1 डायमेंशनल इसलिए dx के रेस्पेक्ट में। जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये तो 1/a तो बाहर निकल जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर के, -a टू +a की अगर बात करूंगा मैं तो यहां से साइन थीटा कॉस थीटा, मैं इसको कर दूं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो 1/2a हो जाएगा वो तो, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन ऑफ कितना बन जाएगा 2n पाई x अपॉन में 2a, है ना, dx। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो हम जानते हैं कि -a से +a रेंज के लिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, 0 हो जाती है। ये हम कह चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं काफ़ी, आप इंटीग्रेशन करके भी देख सकते हैं इसका, वो वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, मतलब पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास यही कंडीशन थी। इसका मतलब कि आपके जो साइन है और ये साइन है, ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का अगर मैं सॉल्व करता हूँ इस प्रकार से, इन दोनों का इंटीग्रेशन करता हूँ और वो 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेव फंक्शन कैसे हैं आपके ऑर्थोगोनल, और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है, दोनों वेव फंक्शन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल है। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक चीज और कह सकते हैं, अगर मैं साइन एन माइनस एक्स रखता हूं तो मुझे वापस से साइन एक्स मिल जाता है, रख के देख लो आप। साइन एन मतलब हमने कहा था ना कि पहले भी हमने इस तरह का डेरिवेशन किया था, बट हमने यहाँ पर इस जो है यहाँ पर समता की बात नहीं करी थी, हमने नहीं कहा था कि ये जो आपका जो ये इन्फिनाइट वॉल है, ये जो क्या है आपका सममित है ना,
ये हमने पहले नहीं कहा था, बट अभी हम इसको सममित बोल रहे हैं, है ना। तो सममिति के लिए अपन यहाँ से कह सकते हैं कि भाई अगर मैं इसमें साइन एन माइनस एक्स रखता हूँ और इसमें रखता हूँ मैं, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू अगेन माइनस मतलब प्लस कॉस थीटा ही बन जाता है। मतलब साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बनता है हमारे पास में इस वेव फंक्शन के लिए। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर इस आइगन फंक्शन के लिए जो इस इक्वेशन 13 के द्वारा जितने भी वेव फंक्शन रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं वे सारे के सारे वेव फंक्शन के लिए अगर साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आ जाता है तो इस कंडीशन के लिए कह देते हैं कि ये जो फंक्शन होते हैं ये आपके इवन फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स के सारे इवन फंक्शन है। क्यों इवन फंक्शन है? अरे भाई आप माइनस थीटा रख रहे हो तो वापस से आपको प्लस थीटा ही मिल रहा है। इवन फंक्शन क्यों बोला अपन ने? क्योंकि यहां भले आप देखो, यहां देख रहे हो 135 ओड आ, लेकिन वो चीज नहीं है, इसको भूल जाओ। अब ये तो अपन ने सॉल्व कर दिया इसको। मैं तो सिर्फ इसमें रख रहा हूं इस वैल्यू को कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू मुझे वापस से कॉस थीटा मिल रहा है। इसका मतलब साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मिल रहा है। तो जो वेव फंक्शन इस टर्म के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं वे सारे के सारे वेव फंक्शन एक्स के इवन वेव फंक्शन कहलाते हैं, क्योंकि हमेशा साइन माइनस एक्स रखने पर हमेशा मुझे कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा मिल जाता है। अरे भैया आपका कब कॉस कब आपका पॉजिटिव होता है? कॉस की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है? तो जीरो हो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, या फिर कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, cos 6 पाई 4 पाई की वैल्यू 1, cos 6 पाई की वैल्यू 1। तो यहाँ क्या आ रहे हैं सारे के सारे? देखो ये सब फंक्शन वैसे ही तो आ रहे हैं, आपके इवन फंक्शंस आ रहे हैं और यहाँ पर इवन आ रहा है। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन 13 का रिप्रेजेंट की गई है उसमें यदि ये वैल्यू पुटअप करते हैं तो वापस हमें वही मिलता है। इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी इवन फंक्शन कहलाती है एक्स की। बट इसके लिए ऐसा नहीं है। इसमें आप अगर वैल्यू पुटअप करते हो तो यहाँ पर अगर इसके लिए मैं कहता हूँ तो साइन माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एन एक्स, वो माइनस साइन एक्स बन जाता है। मतलब वापस से मुझे वही वैल्यू नहीं मिलती। इसका मतलब जैसे हमने इसको इवन फंक्शन कहा था एक्स का, तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है? आपकी ओड फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, ओड फंक्शन। यहाँ बोली यहाँ ध्यान मत देना, ये तो अपने सॉल्व कर दिया, पूरा लिख लिया। अपन तो सिर्फ इस फंक्शन की बात कर रहे हैं। इस फंक्शन के लिए अगर मैं x की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं तो ये मुझे वापस से मिल रहा है साइन x, तो इवन फंक्शन होता है। और साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स मिल जाता है तो उस कंडीशन के लिए मुझे क्या हो जाता है कि हम कहते हैं कि ये फंक्शन आपका ओड फंक्शन होता है, किसका? x का। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ सममिति की बात करते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं, तो एक सिमेट्री वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेव के लिए किसी वेव फंक्शन का इस इवन और ओड फंक्शंस में ब्रेक हो जाना, ये इस जो सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल की एक क्वालिटी है, एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर क्वालिटी है जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। मतलब हम इस वाले की हेल्प से अपन इस वेव फंक्शन को, इस वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल की सिमेट्री की हेल्प से फंक्शंस को अपन इवन नंबर और ओड नंबर में अपन ब्रेक कर सकते हैं। और ये ब्रेक होना ही इसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है और इसी क्वालिटी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम किसी भी जो आपका सममित पोटेंशियल होता है, जो सिमेट्रिक पोटेंशियल होता है, उसके लिए अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस प्रकार से? कि वो या तो आपके इवन फंक्शन हो एक्स के, या वो आपके ओड फंक्शन हो एक्स के। इसके अपन अगले चैप्टर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके कुछ रिजल्ट्स भी अपन वेरीफाई करेंगे वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें ये। लेकिन यहाँ पर ये इस वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल की सिमेट्री का होना यहाँ पर इस वेव फंक्शन को इवन नंबर और ओड नंबर में डिवाइड करता है, जो कि इसकी एक क्वालिटी है। इस प्रकार से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए ऐसे सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे सॉल्यूशन? जिसके लिए आपका जो सॉल्यूशन है वो इवन फंक्शन और ओड फंक्शन में ब्रेक हो जाता है, या तो इवन फंक्शन बन जाता है या फिर वो ओड फंक्शन बन जाता है। तो इस तरह से हम जो इस पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल की बात करते हैं और यहाँ से हम इसको इस तरह से डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इसका कर्व था और ये इसके लिए आपका एनर्जी आइगन वैल्यू थी। और साथ ही साथ हमने कहा था कि ये आपका नॉन डिजनरेट होता है बिकॉज ऑफ ईच एन की ईच वैल्यू के लिए अलग अलग वेव फंक्शन में हर बार यूज कर रहा हो, तो नॉन डिजनरेसी है यहाँ पर। साथ ही साथ ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को भी हमने यहाँ पर सेटिस्फाई कर, हमने कहा कि दोनों वेव फंक्शन जो हमको मिले हैं इस सिमेट्री के लिए वो कैसे हैं? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में
ऑर्थोगोनल हैं। और ऑर्थोगोनल होने के साथ साथ ही हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वन डायमेंशनल इन्फिनिटी पोटेंशियल वेल ये सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक जो है वेव सिमेट्रिक वेव कंडीशन के लिए ये दो ऐसे फंक्शन में डिवाइड हो जाता है जो x के इवन हो या x के ओड फंक्शन हो, ये इसकी क्वालिटी होती है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अपन इस प्रकार सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं जो इवन होते हैं या फिर वो ओड होते हैं।